So from today onward we shall start nucleus। इससे पहले एटम के बारे में पढ़ ही लिया था हमने कि एक एटम जो होता है बोर के अनुसार it consists of a heavy nucleus and the nearly whole mass of the atom is concentrated. You will find 99.99% of the whole mass of the atom is concentrated within that space. The size of the nucleus is very small. The order of size of nucleus, order of size of nucleus is 10 to the power minus 15 meter, whereas the size of an atom is of the order 10 to the power minus 10 meter. You will find the size, if you will compare the size of atom, the size of nucleus, या atom की तरह the size of atom upon size of nucleus, so you will find that it quite interesting कि when you will compare the size is nearly 1 lakh times greater than that of size of atom. Sorry, size of the atom is greater than 1 lakh times than that of size of nucleus. So size of nucleus बहुत छोटा होता है in comparison to the atom. लेकिन साथ ही साथ ये भी देखो कि here 99.99% of whole mass of an atom is concentrated in nucleus। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आप तो देखेंगे कि इसकी साइज क्या है। साइज जो है न्यूक्लियस की वो बहुत कम है, लेकिन पूरे एटम का मास लगभग वही कंसंट्रेट है। तो इससे ये अंदाजा हम लगाए कि इसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, और अब पाएंगे कि डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो इतनी ज्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे और इसे प्रूव भी करेंगे कि डेंसिटी ऑफ every nucleus of every kind of atom is constant, and उस पार्ट पे हम पहुंचेंगे। उससे पहले हम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें कि एक न्यूक्लियस में होता क्या है। ये एटम बहुत बड़ा है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा कंसंट्रेटेड होगा, ये है आपका न्यूक्लियस। तो दिस न्यूक्लियस नियरली whole mass of this atom is concentrated in the nucleus, or basically a nucleus consists of proton and neutron। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट करता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve around it, और आपको ये मालूम है कि ये जो एटम है इसमें इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये ऑर्बिट्स है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एंड यू नो दैट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। नाउ तो एक न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इन
नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the atom। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रोटॉन की। इसके बाद बारी आती है, देखो न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल अगर आयनाइज्ड नहीं है एटम जो है इससे ये आयनाइज्ड नहीं है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है, तो इन अ न्यूट्रल एटम atomic number is equal to number of electron। तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर जो एटम है आपका वो आयोनाइज नहीं है तब की बात है। और आगे निकल लेते हैं थोड़ा सा, एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास की बारी आती है। एटॉमिक नंबर दैट नाउ एटॉमिक मास एटॉमिक मास जो होता है वो ये बताता है कि एटम का रिलेटिव मास कितना है। रिलेटिव मास एक्चुअल मास नहीं बताता है, ये चीज याद रखिएगा। रिलेटिव मास का अभी उसको हम डिस्कस करके आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। पहले हम एटॉमिक मास मान लेते हैं। एटॉमिक मास का ये भी एक मेयर नंबर होता है ना, एक्चुअल मास ये नहीं बताता है। एटॉमिक मास बताता है इट रिप्रेजेंट्स total number of protons जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। ठीक है, ये बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ए क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। यहां n p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो या सीधे शब्दों में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बारे में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो हमने एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन लिया था क्या था, दिस वाज आवर एटम x, इसका एटॉमिक नंबर z था, एटॉमिक मास a था। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, z। और नंबर न्यूट्रॉन निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास a है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, इसमें से आप प्रोटॉन हटा दीजिए तो a माइनस z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक तरीका है। एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसका वैसे तो एटॉमिक मास 35.5 होगा, लेकिन 35 हो गया 17। इसमें हमें प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है और न्यूट्रॉन बताना है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम अगर रिप्रेजेंटेशन से देखें तो यही तो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, और नंबर
तरीके से ये चीजें हम जानेंगे। अब एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, दैट इज द रिलेटिव मास ऑफ द एटम, ठीक है। दूसरे अब अगर मैं इसको मिटा दूं और आपसे कहूं एटॉमिक मास जो है एक्चुअली क्या होता है, इट इज द रिलेटिव मास ऑफ द एटम इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास जो होता है, इट इज relative mass of any atom in comparison to mass of an atom of carbon 12, है ना। it is the relative mass of any atom, sorry, it is the relative mass of any atom in comparison to 1 by 12 mass of an atom of carbon 12, मतलब कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12 अगर हम कर लें, मान लो कितना आया, 1 ग्राम आया। हमने कहा कि आयरन का जो है एटॉमिक मास है 56, आयरन का एटॉमिक मास हमने कहा 56। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का जो एक एटम है उसका मास 56 टाइम्स, अगर हम कहें समझो इस चीज को कि आयरन का अगर एटॉमिक मास जो 56 है, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन वन एटम इज 56 टाइम heavier than 1/12 of mass of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12वां हिस्सा, जितना ग्राम आएगा उतने से 56 गुना भारी कौन है, आयरन। इसका मतलब ये हुआ, तो जो एटॉमिक मास हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन या 16 है, तो वो रिलेटिव मास है। हमने उसको क्या किया, कंपेयर किया है, किसके साथ कंपेयर किया है, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12वें हिस्से से कंपेयर किया और पाया है कि कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से से 16 गुना भारी है ऑक्सीजन। समझ में आया। तो ये चीज एटॉमिक मास जो है ये रिलेटिव मास ऑफ एनी एटम होता है इन कंपैरिजन टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसी को हम AMU भी कहते हैं इसी चीज को। तो हम और स्टैंडर्ड तरीके से आपको लिखवा देते हैं। ये जो जनरल तरीका होगा कि आपके भेजे में घुस जाए कि आज तक ये आप 56, 16, 12 कार्बन कर रहे हैं, वो एक्चुअली ग्राम नहीं है, वो कंपैरेटिव मास है। इसके साथ कंपैरेटिव किया, कंपैरिजन किया हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया अपना, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा, वो जितना आएगा उससे जितना गुना भारी एटम, डिफरेंट एटम्स होंगे, वही उनका एटॉमिक मास कहा जाएगा। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम कहते हैं AMU। व्हाट इज AMU? इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12, it is equal to 1/12 mass of an atom
एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 में 1/12 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 AMU की, और इसी 1 AMU से हम कंपेयर करते हैं और रिलेटिव मासेस निकालते हैं डिफरेंट एटम्स के। देख लो 1 AMU में कितना ग्राम होता है, हमें ये मालूम है। सब इसी सीक्वेंस में चलते हैं, पहले हम कार्बन के एक एटम का मास निकालते हैं। हमको मालूम है कि 1 मोल में कितने एटम होंगे, 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं कार्बन के, 12 ग्राम्स, ठीक है, 12 ग्राम। तो 6.023 एटम का जो मास है वो कितना है, 12 ग्राम है। तो एक एटम, वन एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, 12/6.023 × 10⁻23, यही होगा कितना ग्राम, इतना ग्राम इसका मास हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर इसे केजी में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम में, केजी में बदलेंगे 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया। दिस इज द, हमें क्या मिला, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमें मिलेगा कितना, 12 बाई ये 10⁻⁻26 ऊपर आप लेके चले जाइए, ये जो होगा अपॉन 6.023, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक एटम का मास, एक एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और 1 AMU कितना होता है, 1 AMU हमने कहा कि इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हमने कहा था, हमारे डेफिनेशन में यही है जी। तो अब चलिए, यानी 1 AMU जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/12 ऑफ, दिस इज मास ऑफ, दिस इज द मास ऑफ 1 एटम 6.023, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी लगभग आएगी 1.67, डिवाइड करने के बाद इनटू 10⁻⁻27 kg। तो एक AMU का मास कितना आया, 1.67 × 10⁻⁻27। कहीं कहीं आपको ये 1.66 भी मिलेगा, somewhere it is written 1.66, but we shall take it is nearly equal to 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU की वैल्यू आपके पास आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि बाकी सारे एटम्स का जो हमें मास एक्सप्रेस करना है इसी के टर्म में करना है, और क्योंकि ये रिलेटिव मास है, सारे जो आपने अभी तक एटॉमिक मासेस पढ़े वो रिलेटिव मासेस हैं, और वो कंपैरिजन इसके साथ हमने किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयरन का मास दिया होगा, अब ये चीज आपके समझ में आ जाएगी, देखो कैसे। अब हमसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए, जरा बताओ आयरन के एक एटम का मास कितना होता है, तो आयरन का एटॉमिक मास नंबर हमको मालूम है, एटॉमिक
इंटू 1 AMU, यानी आयरन का मास 56 और 1 AMU की वैल्यू 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ओके, इसको सॉल्व करिए और आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी आयरन का एक्चुअल मास एक एटम का कितना होगा, दिस मच kg। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर सीख लिया, एटॉमिक मास सीख लिया, मास नंबर के बारे में जान लिया। न्यूक्लियाइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियाइड वाला एक टर्म आता है, क्योंकि आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं तो कुछ पॉपुलर टर्म्स भी आने चाहिए। न्यूक्लियाइड का मतलब होता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब कौन? जो इस न्यूक्लियस में रहेगा। न्यूक्लियस के जो मेंबर हैं, यानी न्यूक्लियस के मेंबर कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो हमारे न्यूट्रॉन साहब हैं और एक प्रोटॉन। तो द पार्टिकल्स inside nucleus, nucleus is known as nuclei, यानी प्रोटॉन बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही पॉपुलर न्यूक्लियाइड है। क्या ये इलेक्ट्रॉन है? नहीं, क्योंकि हमने बताया पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट कर सके। लेकिन बीटा पार्टिकल इसका मेंबर होता है, इसलिए बीटा पार्टिकल को हम न्यूक्लियाइड कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रिनो को कह सकते हैं। ये सारे जो पॉपुलर जो न्यूक्लियाइड्स हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। उसके अलावा और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फर्दर स्टडी आपके लिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं अपना एजुकेशन थोड़ा और ऊपरी लेवल तक ले जाने के लिए। चलिए, तो हम न्यूक्लियस के अंदर चले गए, हमने पता किया एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है ना। अब इसके बाद अगली चीज जो आती है वो आइसोटोप। ये हमारे लिए जरूरी है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, चलो पहले ये जानेंगे आइसोटोप क्या होता है। देखो, जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलते हैं। किसी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो होती है उसका एटॉमिक नंबर, यानी उसमें कितने प्रोटॉन हैं। मैं अगर कहूं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, तीनों ही हाइड्रोजन है। एक का नाम प्रोटियम है जिसमें एक ही प्रोटॉन केवल होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। एक का नाम ड्यूटेरियम होता है जिसमें जाहिर सी बात है प्रोटॉन तो एक ही होगा, प्रोटॉन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होने का मतलब एलिमेंट ही बदल जाना। एलिमेंट की पहचान कौन होता है, फिंगरप्रिंट कौन होता है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा। और एक और वेरिएंट इसका मिलता है ट्रिटियम, कुछ लोग ट्राइटियम भी कहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पर चेक कर लीजिएगा। इट इज ट्रिटियम एक्चुअली। तो ट्रिटियम में क्या होगा कि जब आप देखोगे तो उसमें एक प्रोटॉन मिलेगा और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यानी इसका एटॉमिक मास आपको मिलेगा 3, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 1। तो इस तरह के वेरिएंट्स जिसमें एटॉमिक मास तो चेंज होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम रहेगा। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं, इन स्पीसीज को हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। देखो यहाँ हमको हाइड्रोजन के 3 जो आइसोटोप मिले, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीनों का एटॉमिक नंबर देखो 1 है, पहचान 1, यानी सब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। लेकिन हम इसका नाम पुकारते हैं, इसको कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम का मतलब जो प्रो सबसे पहले, सबसे कॉमन, तो प्रोटियम। उसके बाद ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। आगे आपको पता चलेगा कि इसका ऑक्साइड H2O होता है जो हम पीते हैं, इसका ऑक्साइड क्या होता है, D2O होता है। इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम को, जो हैवी वाटर होता है और मॉडरेटर की तरह
ठीक है, तो मंगल पे आज करोड़ मछली लिए जाने के लिए क्या प्राप्त करने के लिए, यही ट्रिटियम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस ट्रिटियम का बड़े आराम से न्यूक्लियर फिजन किया जा सकता है, न्यूक्लियर फिजन से बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। तो आप देखो ये क्या है, दीज आर द आइसोटोप्स। क्यों आइसोटोप्स है? दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। कौन है वो सेम एलिमेंट? हाइड्रोजन है ना, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, खाली सेम एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट मास नंबर इज डिफरेंट। एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। इसी तरह क्लोरीन का मिलता है, एक मिलता है आपको क्लोरीन का 35, एक मिलता है 37। ठीक है, तो ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। कार्बन का आइसोटोप मिलता है, कार्बन 12 मिलता है, कार्बन 13 मिलता है, कार्बन 14 मिलता है। सब में देखो एटॉमिक नंबर क्या है? सबका सेम है, सब कार्बन है, बट एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफर कर रहा है। इसमें भी देखो एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिफर कर रहा है। आखिर ये डिफरेंस आइसोटोप्स बन क्यों रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? सबका सब में प्रोटॉन सेम है, तो क्या डिफरेंट हो रहा होगा? सब में न्यूट्रॉन डिफरेंट बन। यहाँ न्यूट्रॉन है कोई नहीं है, यहाँ 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ की बात करो तो यहाँ 20 न्यूट्रॉन है, जबकि यहाँ पे 18 न्यूट्रॉन है। यहाँ की बात करो तो 6 न्यूट्रॉन है, और इसमें 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। यानी ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहा है ना डिफरेंट एटम्स में, वही ये आइसोटोप्स को क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं आइसोटोप की। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? आइसोटोप्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass। तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसके बाद एक पॉपुलर एग्जांपल यूरेनियम का भी दे देता हूं। इसका एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, जिसका फिजन होता है यूरेनियम 235, और एक आइसोटोप होता है यूरेनियम 238, इसका फिजन नहीं हो पाता है। लेकिन ये भी इसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। इसका बाद प्लूटोनियम में चेंज कर देते हैं, तो बहुत सारे आइसोटोप मिलेंगे आपको। अब देखो एक्चुअली ये तो मामला खत्म हो गया, आइसोटोप होता है। अब जब हमको ये मालूम है कि एटमॉस्फेयर सॉरी यूनिवर्स में एक ही एलिमेंट के डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हमको अगर एटॉमिक मास चूज करना है तो एवरेज लेना पड़ेगा कि जो एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स में जो एटम्स मौजूद हैं, जैसे प्रोटियम यूनिवर्स में 90% अगर मौजूद है, और ड्यूटेरियम यूनिवर्स में 8% मौजूद है, ट्रिटियम केवल 2% है, तो इनके रिलेटिव अबाउंडेंस की हेल्प से हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये फार्मूला बताएंगे आपको, वो आपके कोर्स में है और जरूरी है, इसलिए उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे इस पे फाइंडिंग atomic mass of any element whose different isotopes exist in different percentage
इन यूनिवर्स। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, वी हैव एन एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है हमारे पास। लेट, इसका आंसर कैसे देंगे? लेट एन एलिमेंट ए, एक एलिमेंट ए है, एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। एक है A1, A2 एंड A3, और इनका परसेंटेज जो है एंड percentage of abundance जो है वो है X%, Y% एंड Z% रेस्पेक्टिवली। ठीक, देन ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, देखिए तो इसका एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? देन एटॉमिक मास जो A होगा वो बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज इनटू दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। A1 कितना परसेंट मौजूद है? X%। फिर Y% कौन मौजूद है? A2। फिर Z% कौन मौजूद है? A3 अपॉन 100। इतना जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी? मास हो जाएगी, एटॉमिक मास, एक्सेप्टेड एटॉमिक मास। इस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक मिलेगा आपको करने के लिए। आपको ये मालूम है कि क्लोरीन को आइसोटोप से फॉर्म मिलता है। इस पे एक क्वेश्चन हम करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्लोरीन exists in 2 forms. Chlorine 35 परसेंटेज कितना है? 75%, एंड क्लोरीन 37 परसेंटेज कितना मिलता है यूनिवर्स में? 25%। फाइंड मास ऑफ क्लोरीन। अभी आपको सिखाया इस केस में मास ऑफ क्लोरीन जो रहेगा, मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, सबसे पहले A 35%, सॉरी 30, A कितना है? 75%, और इसका मास कितना है? 35।
जाने रखिएगा। दूसरा एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है कि हाउ मच, ये एकदम रट जाना चाहिए जो अब अगली चीज मैं बताने जा रहा हूं। हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड when 1 AMU is completely converted into energy। आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन आप जानते हैं, उसके आधार पे क्वेश्चन ये आता है, convert 1 AMU mass into इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो सबसे पहले मास यहाँ कितना दिया हुआ है, आंसर इसका जवाब देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ मास दिया हुआ 1 AMU और 1 AMU में कितना होता है, आपने सीखा 1.67 into 10 to the power -27 kg। यहाँ रखोगे मामला, ये पूरी तरह से अगर एनर्जी में बदलता है तो आइंस्टाइन ने कहा था कि ये कितने के बराबर होगा, mc², यानी कितना हो गया 1.67 into 10 to the power -27 into c² का मतलब हो गया 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर, यानी दिस मच। ये हो गया एनर्जी, कितना जूल आया। अब हमें इसे किसमें बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर किसी एनर्जी को बदलना होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 1.67 into 10 to the power, ये 9 रहने दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा, इतना जूल। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1.6 into 10 to the power -19 के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये आएगी किस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या डायरेक्टली आप